हाय गाइस, इस वीडियो में हम अष्टांग हृदय जो वाग्भट जी ने लिखी है उसका पहला चैप्टर आयुष्कामी अध्याय पढ़ेंगे। आयुष्कामी अध्याय बेसिकली आयुर्वेद के सारे बेसिक कंसेप्ट्स की समरी है। अगर आप पहली बार अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं तो आपको इसके वर्ड्स, इसकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी। जब आप थर्ड फोर्थ चैप्टर या थोड़े टाइम बाद इसको समझने लग फिर से पढ़ेंगे तो आपको जब टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर रहेंगे तब आपको समझ में आने लग जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अष्टांग हृदय के बारे में बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 6 डिवीज़न और 120 चैप्टर होते हैं। 6 डिवीज़न में से जिसको हम स्थान बोलते हैं और 120 चैप्टर मतलब 120 अध्याय। मैं इंग्लिश की बुक से पढ़ रही हूँ, इनके ऑथर सिंह है। आप आपकी कोई भी रेफरेंस बुक से ले सकते हैं, सबका मीनिंग बेसिकली सेम ही होता है। 6 स्थान कौन से हैं इसके? सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। और 120 अध्याय कौन से? 30, 6, 16, 22, 6, 40। ऐसे भी मैंने ऐसे याद रखा था। अगर आप रख सकते हो तो वेल एंड गुड। इसके ऑथर वाग्भट जी है। अब उसके बाद में मंगलाचरण इसका पहला श्लोक है। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम एक श्लोक बोलते हैं, हमारे पूर्वज बोलते थे, तो उसको मंगलाचरण बोलते हैं। तो आयुष काम अष्टांग हृदय का ये है: रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेष काय प्रसुतानुशेषान औत्सुक्य मोह अरतिदान जगान यो पूर्व वैध्याय नमस्तु तस्मै। इस श्लोक का मीनिंग है जिन्होंने राग आदि रोग जो होते हैं उस पर कंट्रोल पा लिया हो। तो इस श्लोक का मीनिंग ये है कि जो आचार्य वाग्भट है वो अपने गॉड को प्रे कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि औत्सुक्य मोह अरति दान, ये जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पैशन, लस्ट, ग्रीड, जेलसी, ये सब जो चीज़ें होती है, इससे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करके रखो। और इसके बाद वो प्रे कर रहे हैं कि मेरे ये जो भी मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए। नेक्स्ट श्लोक जो है वो आयु की डेफिनेशन है: शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुर उच्यते। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। शरीर मतलब बॉडी, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, सत्व मतलब माइंड और आत्मा मतलब सोल। इनका जो संयोग होता है इसको बोलते हैं आयु। और इसके सिनोनिम क्या है? धारी मतलब जो होल्ड करके रखता है बॉडी को, उसको डिके नहीं होने देता है। जीवित मतलब जो उसको अलाइव रखता है। नित्यक मतलब जो हमेशा एक सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है बॉडी को। और अनुबंध मतलब जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते रहता है, इसको बोलते हैं अनुबंध। पर्याय आयु उच्यते, ये आयु के पर्याय है। आयु की डेफिनेशन है: आयुर्नेन वेत्ति इति आयुर्वेद। इसका मतलब है साइंस ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं। उसके बाद में पर्पज़ ऑफ आयुर्वेद: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति करना ये आयुर्वेद का पर्पज़ है। उसका श्लोक है: आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। ये सबको प्राप्त करने के लिए हमने आयुर्वेद में जो उपदेश मेंशन है उनको फॉलो करना चाहिए। अब आयुर्वेद का अवतरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्लोक अगर आपने कर लिया तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं एंड में एक ट्रिक बताने वाली हूँ। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत। ब्रह्मा ने स्मृत्व आयुषो वेदम मतलब आयुर्वेद को रिकॉल करके याद किया है। और किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। ठीक है। 100 अश्विनो तो सहस्त्राक्षम, उन्होंने दिया अश्विन को, इन्होंने दिया सहस्त्राक्षम। सहस्त्राक्षम मतलब इंद्र, सहस्त्र मतलब 100, अक्षम मतलब आइस मतलब 100 आँखों वाले इंद्र, इनको दिया। और फिर उन्होंने कहाँ दिया? 100 अत्रि पुत्रादि कान मतलब अत्रि पुत्रों को दिया। ते अग्निवेशादि कांस्ते, उन्होंने दिया अग्निवेश को। और बाकी के 6 शिष्यों को, जिनका नाम था अग्निवेश, भेल, जटुकर्णा, पराशर, हारित और शारपानी। ओके। फिर तो पृथक तंत्राणी तेनीरे, फिर इन सब ने 6 ने मिलके इसको आगे स्प्रेड किया। तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्यो प्राय सारत्रोच्य क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप न विस्तरम। आयुर्वेद को इस तरह से क्रिएट किया गया है कि वो सबको समझ में आए और वो ना अति संक्षेप है मतलब ना अति ब्रीफ, ना एक्सेसिवली ब्रीफ में बताया गया है, ना एक्सेसिवली लॉन्ग में बताया, ना अतिशय विस्तार में बताया गया है। प्रॉपर जितना रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन होता है जो सबको समझ में जाए उतने इसमें आयुर्वेद को एक्सप्लेन किया गया है। अब आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस हैं जो है काय, बाल, ग्रहोर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, विषाण, अष्टावंगानि तस्याहुष चिकित्सा येषु संश्रिता।
काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य, दंष्ट्रा, जरा चिकित्सा, ये 8 ब्रांचेस है आयुर्वेद के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काय का मतलब होता है जनरल मेडिसिन, बाल का मतलब होता है बाल मतलब बच्चों की चिकित्सा, गृह मतलब डिमोनोलॉजी, ऊर्ध्व अंग, ऊर्ध्व मतलब अपवर्ड और अंग मतलब बॉडी, तो अपवर्ड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे स्पेशली ENT मतलब ईयर, नोज, थ्रोट और एक ऑप्थेल्मोलॉजी, इनके बारे में डिस्कस किया गया है। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, दंष्ट्र मतलब टॉक्सिकोलॉजी जिसमें हम टॉक्सिन स्टडी करते हैं, जरा चिकित्सा मतलब जेरियाट्रिक्स मतलब ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स होती है। ये आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी बात है कि मॉडर्न साइंस ने ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स को बहुत लेट कंसिडर करना शुरू किया था, पर हमारे आयुर्वेद में इसकी स्टार्टिंग से एक स्पेशल ब्रांच थी, जेरियाट्रिक्स या जरा चिकित्सा। वृष चिकित्सा मतलब एफ्रोडीजियक्स। इसके बाद में यही वो टेबल है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ब्रह्मा, दक्ष, अश्विन, इंद्र, अत्रि, अग्निवेश और बाकी के 5 शिष्य, ये है। इसमें बस एक चीज़ इन्होंने यहाँ ऐड की कि इंद्र के बाद यहाँ पे भारद्वाज है, और इस परंपरा को फिर क्या बोलेंगे, भारद्वाज परंपरा। अगर इंद्र ने दिया होता देवोदास धन्वंतरी को, तो फिर ये देते हैं, इनके मेन स्टूडेंट थे सुश्रुत। तो ये कौन सी कैटेगरी हो जाती थी, जो हमारी सर्जिकल कैटेगरी है, जिसके फादर सुश्रुत है, तो ये हो जाता था शल्य प्रधान। प्रधान मतलब प्रिडोमिनेंट, शल्य मतलब सर्जरी। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है और उनके टीचर थे देवोदास धन्वंतरी। तो ये हो गई सुश्रुत परंपरा। और जो अग्निवेश थे, इनका ये चरक वाली जो साइड थी वो हो गया। तो ये कौन सी प्रधान है, चिकित्सा प्रधान। ओके, फिर एक और यहाँ से एक ब्रांच निकलती है काश्यप। अगर ये काश्यप को देते तो फिर ये काश्यप परंपरा हो जाती, और काश्यप का मेन वर्क पीडियाट्रिक्स में है, मतलब बाल रोग में है, जिसको हम कौमारभृत्य बोलते हैं। ये आपके आयुर्वेद इतिहास का पार्ट है और ये हर जगह ही मेंशन होता है, तो पता होना ज़रूरी है। 3 दोष तो आपको पता ही है, वात, पित्त, कफ। और 3 जो अवस्था होती है, वृद्धि मतलब इंक्रीज, क्षय मतलब डिक्रीज, और सम मतलब बैलेंस्ड। ओके, उसके बाद में 5 टाइप्स ऑफ वात क्या है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये आप क्रिया में पढ़ने वाले हो। पित्त के है पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, और कफ के है क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक। इन सभी के श्लोक के मीनिंग हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स वाले सेक्शन में अपलोडेड है ऑलरेडी। फिर हम इनके बारे में क्या पढ़ते हैं, स्थान, लक्षण, क्रिया, विकार और चिकित्सा पढ़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वात, पित्त, कफ के बारे में है। ते व्यापिनोऽपि ऋन्नेभ्य रधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रयः। ओके, सो सपोज अगर हमारी ये बॉडी है, यहाँ पे हमारा हार्ट और यहाँ पे हमारा अम्बलिकस यानी नेवल, तो ये बोला गया है कि नेवल के नीचे प्रेजेंट होता है वात, पित्त इनके बीच में, और कफ इसके ऊपर। ओके, तो ये लोकेशन हो गई। इन जनरल एक ट्रिक ये है कि ये सीक्वेंस यही है हर चीज़ का, कि कफ सबसे पहले होगा, पित्त बाद में, वात लास्ट में। अभी मैं बताऊंगी कि ये कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले तो अभी हम डिस्कस करेंगे एज, डे, नाइट और डाइट के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले एज में देखेंगे। सबसे पहली एज कौन सी होती है, चाइल्ड वाली एज। वहाँ पे कौन होगा, कफ। सबसे पहला जो होगा वो कफ ही होगा हर चीज़ में। फिर मीडियम जो मिडल एज होती है वो कौन होगा, पित्त। और लास्ट में ओल्ड एज कौन सी होती है, वात होगा। अब हम डे के स्टेजेस देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेज ऑफ द डे मॉर्निंग किसका होगा, कफ का होगा। मिड डे किसका होगा, पित्त का होगा। और इवनिंग आवर्स जो होते हैं वो किसके होंगे, वात के होंगे। अब नाइट का अगर देखें तो नाइट की जो स्टार्टिंग होती है वो कफ होंगी, मिडनाइट होगा पित्त, और जो लेट आवर्स ऑफ नाइट होंगे वो होगा वात। उसके बाद में डाइट अगर हम देखें तो डाइट के जब हम सीधा खाना खाना शुरू करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, HCl निकलता है और म्यूकस निकलता है। इसी को हम कफ से रिलेट करते हैं। तो स्टार्ट में कफ बढ़ जाता है, फिर बॉडी में जब हीट बढ़ती है हम ऐसा बोलते हैं पित्त बढ़ गया है सेकेंड फेज़ ऑफ डाइजेशन में, और लास्ट फेज़ में वात प्रिडोमिनेंट होता है। ठीक है, अब वात और अग्नि का मतलब दोषों का और अग्नि का रिलेशन बताया गया है। वात जो होता है उसकी अग्नि विषम होती है, मतलब वीक होती है,
इरेटिक होती है, इरेगुलर होती है। पित्त जो है उसकी अग्नि तीक्ष्ण होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब उनको बहुत स्ट्रॉन्ग भूख लगती है। और कफ जो होते हैं उनकी मंद अग्नि होती है, मतलब उनकी डाइजेस्टिव फायर कम होता है। और त्रिदोष की होती है, मतलब वात पित्त कफ अगर इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसको सम दोष बोलते हैं। और सम दोष की सम अग्नि होती है, मतलब नॉर्मल डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है। तो वात की कैसी हुई, विषम मतलब इरेटिव, पित्त की तीक्ष्ण मतलब स्ट्रॉन्ग, कफ की मंद मतलब वीक, और त्रिदोष की समाग्नि मतलब नॉर्मल डाइजेस्टिव फायर होती है। अब कोष्ठ देखेंगे। कोष्ठ जो होता है हमारा बेसिकली बावल्स होता है। तो वात जो होता है उसका कोष्ठ क्रूर होता है, मतलब हार्ड बावल्स होते हैं। पित्त का मृदु होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। और कफ का मध्यम होता है, मतलब मॉडरेट होता है। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसकी ट्रिक्स बना के कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली आप ये आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको खुद ये चीज़ें याद होते जाएंगी, ठीक है। अब जो हमारे दोष है वात पित्त कफ, ओके, अगर इसमें से एक ही दोष प्रिडोमिनेंट है और उसमें से अगर वात प्रिडोमिनेंट है तो ये हीन हुआ, पित्त तो मध्यम और कफ हुआ तो उत्तम हुआ। अब अगर दो दोष प्रिडोमिनेंट है तो इसको निंद्य बोला गया है, मतलब ख़राब बोला गया है, बैड बोला गया है। और अगर तीनों दोष अगर साथ में इक्वली प्रिडोमिनेंट है तो इसको बेस्ट अवस्था बोली गई है। अब हमारे आयुर्वेद के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक, वात पित्त कफ के गुण के श्लोक। वात का है तत्र रुक्ष लघु शीतखर सूक्ष्मश्चलो अनिलः। इसको एक्सप्लेन अगर मैं करूँ तो रुक्ष का मीनिंग ड्राई क्वालिटी होता है, लघु का लाइट, शीत का कोल्ड, खर का रफ, सूक्ष्म का माइन्यूट और चल का मोबिलिटी होती है। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ होती है किसकी होती है, वात की होती है। पित्त की क्या होती है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्रम सरम द्रवम। सस्नेह मतलब स्लाइटली ऑयली, तीक्ष्ण मतलब शार्प और एकदम पेनिट्रेटिंग, उष्ण मतलब हॉट, लघु मतलब लाइट, विस्त्र मतलब बैड स्मेल, सर मतलब मोबाइल और द्रव मतलब लिक्विड। कफ की क्या होती है, स्निग्ध शीत गुरुर मंदोष लक्षणम मृत्न स्थिर कफ। स्निग्ध मतलब अच्छा मॉइस्चर वाला। अब हमने पित्त जो पढ़ा था वो सस्नेह मतलब स्लाइटली ऑयली, और कफ जो है वो स्नेह वाला है, स्निग्ध वाला है, तो उसका कम्प्लीटली ऑयली। शीत मतलब कोल्ड, गुरु मतलब हैवी, मंद मतलब डल, श्लक्ष्ण मतलब स्मूथ, मृत्स्न मतलब शाइनिंग और स्थिर मतलब इमोबाइल। ओके, अब संसर्ग और सन्निपात, दो दोषों के कॉम्बिनेशन को संसर्ग बोलते हैं और 3 दोषों के कॉम्बिनेशन को सन्निपात बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे आयुर्वेद के 7 धातु कौन से हैं, 3 दोष है, 7 धातु है और 3 मल है। 3 दोष तो वात पित्त कफ है, 7 धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है, हर चीज़ जो जिस सीक्वेंस से मेंशन्ड है उसी सीक्वेंस में लर्न करना है, आपके लिए आगे इजी होता जाएगा क्योंकि पूरा आयुर्वेद इसी पैटर्न में है। और 3 मल है मूत्र पुरुष और श्वेत, ठीक है। रस मतलब प्लाज्मा, रक्त मतलब ब्लड, मांस मतलब मसल, मेद मतलब फैट, अस्थि मतलब बोन्स, मज्जा मतलब बोन मैरो और शुक्र मतलब सीमेन। और 3 मल मूत्र मतलब यूरिन, पुरुष मतलब फीसिस और स्वेद मतलब स्वेट। अब रस धातु जो है उसका मेन काम क्या है, प्रीनन करना मतलब नरिश करना। रक्त का जीवन मतलब सपोर्ट करना लाइफ को, मांस का लेपन मतलब कवर करना, मेद का स्नेहन मतलब लुब्रिकेट करना, अस्थि का धारण मतलब बॉडी को धारण करके रखना, होल्ड करके रखना, मज्जा का पूरण मतलब फिल करना, किसको, बोन कैविटीज़ को, और शुक्र का क्या है, बेबी प्रोड्यूस करना, गर्भोत्पादन। ओके, वृद्धि और क्षय, वृद्धि का मतलब मैंने क्या बताया, इंक्रीज, और क्षय का डिक्रीज, सम मतलब सम अवस्था मतलब नॉर्मल। ओके, फिर उसके बाद में अब हम सामान्य विषय सिद्धांत पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान में, फिर भी मैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देती हूँ कि पदार्थ में हम जो षट पदार्थ पढ़ते हैं वो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये आएगा आपको आगे। फिर भी ये एक पैरामीटर है जिससे हम हर चीज़ को स्टडी करते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। द्रव्य मतलब उनकी जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ूँ कि मटन खाने से मांस धातु बढ़ता है, तो ये द्रव्य सामान्य हो गया। मतलब सामान्य मतलब ऐसी चीज़ें जो इंक्रीज़ कॉज करती है, और विशेष मतलब जो डिक्रीज़ कॉज करती है। वैसे ये आगे का कंसेप्ट है, बस मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सामान्य इंक्रीज़ कॉज करता है, विशेष डिक्रीज़ कॉज करता है। तो द्रव्य सामान्य मतलब सेम द्रव्य होने के कारण वो इंक्रीज़ कॉज कर रहा है, और द्रव्य विशेष मतलब सेम द्रव्य
होने के कारण वो डिक्रीज़ कर रहा है। गुण मतलब सेम गुण होने के कारण इंक्रीज़ करना। जैसे कि हम देखते हैं कि स्वीट खाने से, हेवी खाने से कफ दोष बढ़ता है, क्योंकि स्वीट, स्निग्ध, ये क्वालिटी किसकी है? कफ दोष की है। हेवी, गुरु, ये क्वालिटी किसकी है? कफ दोष की है। तो अगर हम कफ दोष की क्वालिटीज़ वाली चीज़ें खाएंगे तो गुण सामान्य होने के कारण कफ बढ़ेगा। ओके, ये आगे के और एग्जाम्पल्स हैं। रस, 6 रस है, इनको यही सीक्वेंस में करना है। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। ओके, पर मैंने थोड़ा बहुत इसको फर्स्ट चैप्टर में ही याद करने के लिए, आगे मैंने ऐसा नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में किया था। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ओके, अब इससे मैं आगे के जो 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करूँगी। इधर फोकस करिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण जो है पहले की 3, ये कफ को बढ़ाते हैं, और कफ और वात का एक्शन अपोजिट होता है। तो अगर कफ को बढ़ा रहे हैं तो वात को कम करेगा। फिर आगे के जो 3 हैं, कटु, तिक्त, कषाय, ये कफ को कम करते हैं, मतलब ये वात को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब जो पहला छोड़ दिया, अम्ल, लवण, कटु, ये जो 3 बचे, ये पित्त को बढ़ाते हैं। ओके, तो इसमें आपका ये पूरा ये वाला चार्ट जिसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाएगा। पहले 3 कफ बढ़ाते हैं, दूसरे 3 कफ कम करते हैं, और बीच के 3 पित्त बढ़ाते हैं। ओके, अब इनका पांचभौतिक तत्व क्या है? आयुर्वेद में हर चीज़ को 5 महाभूत से बना हुआ मानते हैं, पर इन जनरल पाँचों के बाद सेम नहीं होते, कोई ना कोई प्रिडोमिनेंट होता है। तो जो हमारे रस है वो हर 2 महाभूत के प्रिडोमिनेंट है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये हमारे रस है। इसकी ट्रिक है भुज, भूते, तेज, तेवा, आवा, भुआ। भुज मतलब भू मतलब भूमि मतलब पृथ्वी, ज का जल, फिर भूते में भू अगेन पृथ्वी, तेज तेज, तेज तेज, ज इज जल, तेज, व इज वायु, आ वा मतलब अग्नि और वायु, भू वा मतलब भूमि यानी पृथ्वी और वायु। भुज, भूते, तेज, तेवा, आवा, भुआ, इसको आप ऐसे एक्सपांड करके लिख सकते हो। ओके, इसके बाद में एक पॉइंट ये है कि मधुर और लवण ये दोनों मधुर विपाक में जाते हैं। विपाक मतलब पोस्ट डाइजेस्टिव एक्टिविटी। अब हम अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊँ तो कैसा होता है, हम कुछ फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें ये 6 रस प्रेजेंट होते हैं। तो ये 6 रस का पहले डाइजेशन होता है और उसके बाद में एक पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट होता है जिसको आयुर्वेद में विपाक बोला गया है। तो मधुर और लवण जाते हैं मधुर विपाक में, अम्ल जाता है अब अम्ल विपाक में, और नीचे के 3 कटु, तिक्त, कषाय जाते हैं कटु विपाक में। ओके, अब शमन द्रव्य वो होते हैं जो शांत करते हैं, कोपन द्रव्य जो कुपित करते हैं मतलब एग्रीवेट करते हैं, और स्वस्थ हित मतलब जो बॉडी की नॉर्मल कंडीशन मेंटेन करते हैं। वीर्य, वीर्य 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण, शीत। मतलब उसकी पोटेंसी क्या होगी, बेसिकली कोई भी ड्रग अगर हम पढ़ेंगे तो या तो वो उष्ण होगा या शीत होगा। वैसे तो पहले 8 वीर्य माने जाते थे, बट मोस्टली आचार्यों ने 2 वीर्य ही माने हैं। उष्ण वीर्य मतलब हॉट और शीत वीर्य मतलब कोल्ड पोटेंसी। ठीक है, विपाक मैंने डिस्कस कर लिया। अब गुण, गुण का क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है, ये आप पदार्थ में पढ़ोगे अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से उसमें पढ़ोगे। ठीक है, अर्थ वाले गुण है 5, गुरुआदि 20, परादि 10 और आत्मा के 6। ये सब मिला के 41 गुण बनते हैं। अभी आपको सिर्फ गुरुवादी गुण पढ़ना है क्योंकि अष्टांग हृदय के आयुष काम्य में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका श्लोक है, गुरु मंद हीम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिर गुना सूक्ष्म विषादा विंशति सविपर्य। इसका मतलब है बेसिकली ये जो सारे यहाँ तक विषाद तक के जो बताए हुए हैं वर्ड्स वो गुण हैं, और विंशति मतलब 20, कितने 20 गुरुवादी गुण है, और सविपर्य मतलब ये जो 10 आगे बताए हैं इसके अपोजिट 10, ऐसे मिला के 21 है। ओके, तो गुरु मतलब हैवी, लघु मतलब लाइट, मंद मतलब डल, तीक्ष्ण मतलब शार्प, हीम या शीत मतलब कोल्ड, और उष्ण मतलब हॉट। स्निग्ध मतलब ऑयल या अंगटस जो वर्ड यूज़ किया जाता है। रुक्ष मतलब ड्राई, श्लक्ष्ण मतलब स्मूथ, खर मतलब रफ, सांद्र मतलब सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड, मृदु मतलब सॉफ्ट, कठिन मतलब हार्ड,
स्थिर मतलब इमोबाइल, सार मतलब मोबाइल, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, स्थूल मतलब बल्क, विशद मतलब क्लियर और पिछले मतलब स्लाइमी। ओके, ये पहली बार में आपको नया लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आप ये वर्ड्स के साथ फेमिलियर होते जाओगे तो आपको समझते जाएंगे। ओके, हेतु, अब ये चरक में भी मेंशन्ड है। और हेतु क्या होता है, कॉजेटिव फैक्टर फॉर द डिजीज़ होते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं, बेसिकली डिजीज़ क्यों कॉज होती है, हीन, मिथ्य या अति योग से। हीन मतलब होता है रॉन्ग, इनसफिशिएंट मतलब लेस। ठीक है, मिथ्य मतलब होता है रॉन्ग, सॉरी, और एक्सेसिव मतलब होता है ज़्यादा। किसी चीज़ का हीन यूज़ करना मतलब लेस यूज़ करना, किसी चीज़ का अति यूज़ करना मतलब एक्सेसिव यूज़ करना, और मिथ्या मतलब रॉन्ग यूज़ करना। इसी के कारण हेतु प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द डिसीज़ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, त्रिस्कंद ये चरक में बताया गया है। त्रिस्कंद क्या है, हेतु, लिंग, औषध, ज्ञान। मतलब किसी चीज़ को ट्रीट कैसे करोगे, हेतु का ज्ञान होना चाहिए मतलब कॉजेटिव फैक्टर का ज्ञान होना चाहिए, लिंग का ज्ञान होना चाहिए मतलब उसके साइंस और सिम्टम्स का ज्ञान होना चाहिए आपको, और औषध मतलब उसको ट्रीट करेंगे अब तो उसके डिजीज़ का, उसके मेडिसिन का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। यह है त्रिस्कंद। अब त्रिस्कंद के अंदर जो हर चीज़ है उसके और 3 कैटेगरीज हैं। तो हेतु स्कंद के अंदर है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है समझना। लिंग स्कंद में मतलब हम साइन और सिम्टम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5 चीज़ें आपको लर्न करनी है। पूर्व रूप, रूप, उपस्याय, अनुपस्याय और संप्रक्ति। ये आपको आगे आएगा, ये अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। औषध में 3 आते हैं, दोष, शमन, कोपन और स्वस्थहिता। जो दोष को बढ़ाती है, जो दोष को कम करती है और जो दोष की नॉर्मल अवस्था मेंटेन करती है। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल दिए कि हीन, मिथ्या, अति योग इंद्रियों का कैसे होता है। ओके, जैसे अभी हमने यहाँ देखा है कि हीन मतलब कम यूज़, मतलब कम सुनना, कम टच करना, कम देखना, कम खाना, ये सब कम जो चीज़ें हैं वो है हीन योग। मिथ्या मतलब गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ें बोलना, गलत चीज़ें सुनना, गलत चीज़ें टेस्ट करना, ये सब। अति मतलब एक्सेसिव, मतलब ज़्यादा ब्राइट लाइट देखना, ज़्यादा लाउड साउंड सुनना, ज़्यादा गंदी स्मेल करना, ये सब जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ इंद्रियों का, ये है अति योग ऑफ इंद्रियों। अब काल में हीन योग मतलब गर्मी में गर्मी, ठंडी में ठंडी। मिथ्या है गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी। और अति है बहुत ज़्यादा हीट इन समर और बहुत ज़्यादा कोल्ड इन विंटर। जो हीन योग है उसमें नॉर्मल से कम हीट या कोल्ड होता है, अति में नॉर्मल से ज़्यादा हीट या कोल्ड होता है रिस्पेक्टिव सीज़न में, और मिथ्या में तो सीज़न ही उल्टे पुल्टे है, इसमें हीट हो रहा है, इसमें कोल्ड हो रहा है, विंटर में हीट हो रहा है। ओके, अब कर्म का हीन योग क्या है कि अपने बॉडी और माइंड को कम यूज़ करना। अति योग मतलब ज़्यादा यूज़ करना, और मिथ्या मतलब गलत यूज़ करना। अब 2 टाइप के रोग होते हैं, निज रोग और अगंतुज रोग। निज रोग जो है वो हमारे इरेगुलर डाइट, एक्टिविटीज़ वगैरह के कारण जो नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो है निज रोग। और अगंतुज रोग जो है, जो ऐसे फैक्टर्स नहीं, मतलब जैसे एक्सीडेंट वगैरह जैसे फैक्टर्स होते हैं, अभिघात जो होते हैं उसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, वो है अगंतुज रोग। ठीक है, अब ये डिजीज़ेस होती कहाँ है, कहाँ पे होती है, काय में होती है और मन में होती है। रिसेप्टिकल्स ऑफ डिजीज़ क्या हो गए, मतलब डिजीज़ का अधिष्ठान कहाँ होता है, मन में होता है या शरीर में होता है। ओके, अब सत्व, रज और तम जो है ये क्वालिटीज़ ऑफ माइंड है। ओके, जिसमें से सत्व मतलब अच्छा होता है, रज मतलब अग्रेसिव होता है और तम मतलब हैवी, ड्राउजी, लिथार्जिक होता है। ओके, अब 3 टाइप की परीक्षा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शन, प्रश्न और स्पर्श। पेशेंट आया है उसको डायग्नोस कैसे करना है, ये 3 रूल्स है उसके। दर्शन मतलब देख के, प्रश्न मतलब उससे पूछ के, और स्पर्शन मतलब उसको पैल्पेट करके। अब उसके बाद में उसका निदान कैसे करेंगे, उसके लिए निदान पंचक दिया है जिसमें ये 5 पॉइंट है। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपस्याय, संप्राप्ति। निदान मतलब कॉजेटिव फैक्टर,
पूर्व रूप मतलब उसके प्रोड्रोमल सिम्टम्स, रूप मतलब उसके साइन एंड सिम्टम्स, उपसय मतलब उसकी थेरेप्यूटिक टेस्ट क्या करेंगे हम, और संप्राप्ति मतलब उसका हम पैथोजेनेसिस क्या कंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये देश और काल के क्लासिफिकेशन है, ये कुछ इतना काम करनी है। देश के 2 क्लासिफिकेशन है, भूमि देश और देह देश, और काल के 2 क्लासिफिकेशन है, शनादि काल और व्याध्यावस्था काल। ठीक है, शनादि काल मतलब जो हमारे मिनट सेकेंड होते हैं, और व्याध्यावस्था काल मतलब जो डिजीज़ के टाइम्स होते हैं। या आप क्रिया शरीर में पढ़ोगे षट क्रिया काल में। अब शोधन और शमन, शोधन और शमन क्या होता है? शोधन मतलब ये दोनों टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स है। अब शोधन ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि बॉडी से डिजीज़ को बाहर निकालते हैं, और शमन में क्या करते हैं, बॉडी में हम डिजीज़ को धीरे धीरे कम करके एलिमिनेट करते हैं। ओके, तो ये था शोधन और शमन। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, शोधन और शमन के बेस्ट ड्रग्स क्या होते हैं फॉर वात पित्त कफ। ये ऐसे ही लर्न करना है, वात की वस्ती, पित्त का विरेचन और कफ का वमन। अब इसके अगर मैं मीनिंग बता दूँ तो बस्ती का मतलब जब हम एनीमा बोलते हैं, हमने बोला है कि वात का स्थान नीचे होता है, नीचे क्या देते हैं हम, बस्ती देते हैं, तो बस्ती कर्म नीचे का हो गया। ठीक है, विरेचन मतलब ये परगेशन होता है, और वमन मतलब वॉमिट करना, तो वॉमिट हम कहाँ से करते हैं, ऊपर से, तो ये किसका हो गया, कफ का हो गया। इसी टेबल से ये चीज़ क्लियर हो गई, बस आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए कि बस्ती क्या होता है, वमन क्या होता है, विरेचन क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बस्ती कर रहे हैं तो बस्ती आपको मोस्टली जनरल नॉलेज से होता पता ही होगा कि बस्ती में हम तेल डालते हैं, मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑयल, यहाँ पे हो गया घृत, और कफ के लिए हो गया मधु। ओके, ये टेबल ऐसा कैसा लर्न होना चाहिए। उसके बाद में चिकित्सा की चतुष्पाद, ये चैप्टर का ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो यही है, चिकित्सा के चतुष्पाद। इसके सारे श्लोक आपको लर्न होनी चाहिए, ये पेपर में LAQ के लिए आता है। ओके, तो इसका 4 पार्ट होते हैं, चतुष्पाद मतलब 4 पार्ट। चिकित्सा के मतलब ट्रीटमेंट के 4 पार्ट क्या है, भीषक मतलब मेडिसिन, द्रव्य मतलब भीषक मतलब डॉक्टर, मेडिसिन मतलब द्रव्य, उपस्थाता मतलब जो हमारा अटेंडेंट होता है या नर्स होती है, और रोगी मतलब पेशेंट। ये 4 चीज़ों के और 4 क्वालिटीज़ है, इनको बोलते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद। ठीक है, सबसे पहले भीषक, भीषक की 4 क्वालिटीज़ क्या होती है, दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दृष्ट, कर्म, शुचि, विचक। दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ मतलब जो दक्ष है, स्किल्ड है, तीर्थ और शास्त्र में जो स्किल्ड है, दुष्ट कर्म है जिसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, शुचि मतलब जो क्लीन है, उसकी सोल वो इम्प्योर नहीं है, ऐसा होता है भिषक। ठीक है, ड्रग का क्या है मतलब द्रव्य का क्या है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। बहुकल्पम मतलब जिसके हम बहुत सारे कल्प बना सकते हैं, कल्प मतलब टाइप्स ऑफ मेडिसिन, जैसे किसी को काढ़े में लेते हैं, किसी को वटी बना के लेते हैं, ऐसे अलग अलग जो टाइप्स होते हैं इसको बोलते हैं कल्प। तो बहुकल्प मतलब जिसको बहुत अलग अलग तरह से फॉर्मुलेट किया जा सकता है। बहुगुणम मतलब उसमें बहुत सारे गुण हो, संपन्नम मतलब वो सफिशिएंट हो, और योग्य मतलब वो पेशेंट के लिए करेक्ट हो। अब अटेंडेंट का मतलब परिचारक के क्या 4 फीचर्स है, अनुरुक्त, शुचि, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारक। अनुरुक्त मतलब अफेक्शनेट होना चाहिए, शुचि मतलब क्लीन होना चाहिए, प्योर होनी चाहिए उसकी सोच, दक्ष मतलब स्किल्ड होना चाहिए, और बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंस होना चाहिए। ओके, अब एक पेशेंट के, रोगी के 4 क्वालिटीज़ क्या है, आढ़्यो, रोगी, भीषक, बच्चों, ज्ञापक, सत्ववानपि। आढ़्य मतलब वेल्दी, भीषक वैश्य मतलब उसने अपने भीषक मतलब फिजिशियन की सुननी चाहिए, डॉक्टर की। ज्ञापक मतलब मेमोरी मतलब उसको आप कोई मेडिसिन बता रहे हो और वो ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसको याद ही नहीं है क्या मेडिसिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए कब कौन सी मेडिसिन क्या लेनी है, तो उसको मेमोरी होनी चाहिए। और सत्ववान मतलब सच बोलने वाला होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल वाला होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टेबल। ओके, रोग के 2 टाइप्स होते हैं, साध्य और असाध्य। साध्य का मतलब होता है क्यूरेबल, और असाध्य का मतलब होता है इनक्यूरेबल। तो साध्य रोग मतलब जो क्यूरेबल है ना, उसके 2 टाइप्स होते हैं, सुख साध्य और कृत साध्य। सुख साध्य मतलब जो चीज़ें इजीली क्योर हो जाती है, और कृत साध्य मतलब जो चीज़ें क्योर होने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है।
ओके, तो ये तो हो गई क्योर होने वाली चीज़ों की बात। अब जो अनक्योरेबल चीज़ें हैं, जैसे जिसको हम असाध्य बोल रहे हैं, उसके दो टाइप्स हैं, याप्य और अनुक्रम। अनुक्रम मतलब बिल्कुल ही ठीक नहीं हो सकता, ख़त्म है। और याप्य मतलब जो है, मतलब वो ठीक नहीं हो सकता पर हम उसको थोड़े रिलीफ के मेजर्स दे सकते हैं। जैसे कैंसर है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते पर हम उसको थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं। ओके, और अनुक्रम मतलब ख़त्म ही होने वाला है वो पेशेंट। ओके, टोटली इनक्योरेबल है। तो ये साध्य व्याधि के कुछ सिम्टम्स है कि उसकी बॉडी कैपेबल है, यंग है, मेल है, सेंस ऑर्गन्स पे उसका कंट्रोल है, जो भी डिजीज़ हुई है वो वाइटल ऑर्गन तक के नहीं पहुंची है, दोष दुष्देश काल प्रकृति सब सेम है, डिसिमिलर है सॉरी, और जो 4 चतुष्पाद है वो अवेलेबल है उसके पास में, एक ही दोष खराब है, रिसेंटली शुरू हुआ है ये प्रॉब्लम, ये सब सुख साध्य के है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका अपोजिट क्या होगा कि डिफ़िकल्ट है ट्रीटमेंट, लॉन्ग ड्यूरेशन है,